Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिसिटी एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। टॉक्सिसिटी को विषाक्तता भी कहा जाता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि टॉक्सिक एजेंट और केमिकल्स क्या होता है। तो कोई भी केमिकल या एजेंट जिनका हार्मफुल इफेक्ट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे उसे टॉक्सिक एजेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी भी चीज़ को एक लिमिट मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा लिया जाए तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, और वो टॉक्सिक एजेंट की तरह वर्क करने लगेंगे। जैसे कि मिल्क, अगर आप मिल्क को एक निश्चित मात्रा में ले रहे हो तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक लेंगे तो वो एसिडिटी कॉज करता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से शुगर, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो अगर हम शुगर को एक लिमिट मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है। ठीक है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक लिया जाए तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर है अगर लिमिट से ज़्यादा लिया जाए तो वो टॉक्सिक एजेंट की तरह वर्क करने लगेंगे और ये टॉक्सिसिटी शो करेगा। ठीक है, तो कोई भी केमिकल जिसे आप लिमिट में लेते हैं तो वो टॉक्सिक शो नहीं करता, लेकिन वही अगर लिमिट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद है टॉक्सिसिटी। तो अगर किसी निश्चित डोज का कोई टॉक्सिकेंट अगर बॉडी में घुस रहा है या फिर टॉक्सिक एजेंट या टॉक्सिक केमिकल अगर वो बॉडी में एंटर हो रहा है और उससे अगर निगेटिव इम्पैक्ट होता है तो जो नकारात्मक प्रभाव है उसे ही टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी को टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट होता है सडन और लोकल रिस्पॉन्स और सेकंड होता है डिले रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखते हैं सडन रिस्पॉन्स को। तो सडन मतलब अगर उनका प्रभाव तुरंत दिखे, मतलब जिस साइट पर उसका एक्सपोजर हुआ है वहीं पे उसका रिस्पॉन्स दिखे और वो सडन दिखे, तो इस प्रकार का अगर रिस्पॉन्स दिखता है तो उसे सडन या फिर लोकल रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बी वीनम, मधुमक्खी जैसे ही डंक मारती है तो जिस जगह पे वो डंक मारती है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है और साथ ही साथ वो जगह लाल हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे दर्द भी होने लगता है, मतलब कि वहाँ टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगता है। जिस जगह पे डंक मारी है वो वहीं पे दिखता है, मतलब कि लोकल रिस्पॉन्स है और ये सडन दिखता है। ठीक है, इसी प्रकार से इंसेक्ट बाइट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मॉस्किटो, मॉस्किटो जहाँ पे काटता है वहाँ पे तुरंत खुजली होने लगती है। ठीक है, इसी प्रकार से अमोनिया, अगर आप अमोनिया को अपने नाक के पास लाते हैं तो इरिटेशन होने लगता है और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत होता है, इसी कारण इसको सडन रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई टॉक्सिसिटी तुरंत दिखे तो उसे हम बोलते हैं सडन रिस्पॉन्स या फिर सडन टॉक्सिसिटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है डिले रिस्पॉन्स। डिले मतलब कि या फिर इसी को दीर्घकालीन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी टॉक्सिक केमिकल का इफेक्ट उसके एक्सपोजर के काफ़ी समय बाद होता है, ये 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन, 10 दिन, महीने या फिर साल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो रिस्पॉन्स है उसे हम डिले रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा सिस्टेमिक इफेक्ट के कारण होता है, इसमें कुछ इवेंट ऐड हो जाते हैं। उस केमिकल का एक्सपोजर टाइम, मतलब जिस टाइम में वो केमिकल एंटर हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम में और उसके इफेक्ट दिखने के बीच में कुछ इवेंट आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आपको कहीं पे चोट लगता है। ठीक है, अगर बॉडी के कोई पार्ट में चोट लगता है तो उसको ठीक करने के लिए आप कोई मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन लिया और तुरंत आपका घाव ठीक हो गया, वो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, आपने जो मेडिसिन लिया है वो पहले आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड वेसल से उसे ब्लड के थ्रू पहुंचाएगा उस घाव तक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घाव तक पहुंच रही है, वो बॉडी के हर एक सिस्टम तक जाएगा और उस टाइम हो सकता है मेडिसिन का
बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने जो केमिकल खाया है, मतलब कि जो मेडिसिन लिया है, वो उसी रूप में ना पहुंच करके किसी दूसरे रूप में भी पहुंचता हो सकता है कि वो किसी दूसरे केमिकल के साथ में जुड़ करके वो किसी और रूप में जा रहा हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर कोई केमिकल वाटर सॉल्यूबल है तो वो यूरिन के थ्रू भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसी कारण इसमें टाइम लगता है। तो ऐसा टॉक्सिसिटी जिसको शो होने में टाइम लगे उसे हम बोलते हैं डिले रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर इसका रिस्पॉन्स लेट से दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिले रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो टॉक्सिसिटी फैक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट होता है एक्सपोजर, सेकेंड होता है बायोलॉजिकल फैक्टर और थर्ड है केमिकल फैक्टर। तो इसमें हम पहले देखते हैं एक्सपोजर को। एक्सपोजर मतलब वो इवेंट जहाँ पे वो केमिकल किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर कर रहा है, मतलब कि वो कैसे, किस माध्यम से और कितने ड्यूरेशन में एक्सपोज हो रहा है, तो वो एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी केमिकल की टॉक्सिसिटी एक्सपोजर को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट होता है एक्यूट एक्सपोजर, सेकेंड है सब एक्यूट और थर्ड होता है क्रोनिक एक्सपोजर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एक्यूट एक्सपोजर को। तो ऐसा एक्सपोजर जिसमें कि किसी भी टॉक्सिक केमिकल का रिस्पॉन्स जो है वो अगर 24 घंटे मतलब कि एक दिन से पहले दिख जाता है तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद जो नीचे का दो है मतलब कि सब एक्यूट और जो क्रोनिक एक्सपोजर होता है वो रिपीटेड डोजिंग वाला प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पे किसी भी केमिकल को या फिर किसी भी टॉक्सिसिटी को बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर 2 या फिर अधिक बार दिया जाता है। ठीक है, और देने के बाद ये रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें सेकेंड है सब एक्यूट एक्सपोजर। तो यहाँ पे एक्सपोजर जो है वो रिपीट होता है, मतलब कि इसमें केमिकल का जो डोज है वो 1 से 2 से 3 बार दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो केमिकल का एक्सपोजर है वो 24 घंटे के बाद और 1 महीने से पहले अगर रिस्पॉन्स दिखता है तो उसे हम बोलते हैं सब एक्यूट एक्सपोजर। ठीक है, एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सब क्रोनिक एक्सपोजर। सब क्रोनिक में क्या होता है, यहाँ पे भी ये रिपीटेड डोजेज वाले होते हैं, मतलब कि इसमें 2 से 3 बार दिया जाता है केमिकल को, और जो रिस्पॉन्स है वो 1 महीने के बाद और 3 महीने से पहले दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं सब क्रोनिक एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद है क्रोनिक एक्सपोजर। यहाँ पे भी कोई भी केमिकल का बॉडी के अंदर 2 से 3 बार एक्सपोजर होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स जो है वो 3 महीने के बाद दिखता है। अब ये टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मंथ भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्रोनिक एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फैक्टर है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो है एज। किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी को प्रभावित करने वाला ये एक मेन फैक्टर होता है। जैसे कि बच्चों के लिए जो दवा दी जाती है वो लाइट डोज का होता है, क्योंकि अगर किसी डिसीज़ को ठीक करने के लिए अगर एडल्ट वाला डोज दिया जाए तो वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से वेट, केमिकल पदार्थ की टॉक्सिसिटी की मात्रा एनिमल के वेट पर डिपेंड करता है। अधिक वेट वाले एनिमल पर टॉक्सिक पदार्थ का प्रभाव कम मात्रा में और कम वेट वाले एनिमल पर टॉक्सिक का प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक खाली होने पर टॉक्सिक पदार्थ का असर तेजी से होता है, और अगर स्टमक में भोजन हो तो उसका असर धीमी गति से होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फैक्टर है केमिकल फैक्टर। इसके अंतर्गत आता है पीएच। जैसे कोई केमिकल है वो निश्चित पीएच पर ही टॉक्सिसिटी शो कर रहा है तो वो उस निश्चित पीएच पर ही टॉक्सिसिटी शो करेगा। ठीक है, बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 से 7.5 तक होता है। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल बॉडी में एंटर करता है तो 7 से 7.5 पीएच पर बॉडी में कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर बायोलॉजिकल सिस्टम के पीएच में आने पर अगर वो टॉक्सिक रूप ले रहा है तो वो वहाँ पे टॉक्सिसिटी शो करेगा। ठीक है,
उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। तो टॉक्सिकेंट को उसके वेरियस फैक्टर के बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, पॉइजन या फिर टॉक्सिसिटी एक केमिकल पदार्थ होता है जो कि ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी भी पार्ट के कांटेक्ट में आता है जिसके कारण बॉडी को हार्म होता है। ठीक है, या फिर वो रोगग्रस्त हो जाता है। तो टॉक्सिकेंट को उनके लक्षणों के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसमें से फर्स्ट है कोरेसिव, सेकेंड होता है इरिटेंट और थर्ड होता है सिस्टेमिक टॉक्सिकेंट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कोरेसिव टॉक्सिकेंट को। कोरेसिव मतलब जहाँ पे वो तुरंत रिस्पॉन्स दे जब कोई केमिकल बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर वो तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोरेसिव टॉक्सिकेंट। ठीक है, तो जिस सतह के कांटेक्ट में ये टॉक्सिकेंट आते हैं उस सतह पर स्थिर हो जाते हैं और उस सतह को पूरा डैमेज कर देते हैं। ठीक है, ये टिश्यू से वाटर को बाहर निकाल करके क्रिया करते हैं जिसके कारण जो सेल्यूलर प्रोटीन होते हैं, मतलब कि सेल्यूलर प्रोटीन को ये जमा देते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा टिश्यू को ये डैमेज कर देते हैं। अब इसे 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक एसिड हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग एल्कालाइन, मतलब कि तीव्र क्षार। तो अगर तीव्र क्षार की बात करें तो इसके अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम और कार्बोनेट आते हैं। ठीक है, और थर्ड होता है मैकेनिकल या फिर यांत्रिकी। तो इनमें पाउडर ग्लास, डायमंड डस्ट, ये सब मैकेनिकल टॉक्सिकेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप होता है इरिटेंट या फिर इसी को प्रदाही भी बोला जाता है। तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनका रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे दिखता है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल जो कि बॉडी के कांटेक्ट आने पर उस भाग को उत्तेजित करते हैं और इरिटेशन कॉज करें, लेकिन ये टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है इरिटेंट टॉक्सिकेंट। इसे भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंतर्गत नॉन मेटेलिक और मेटेलिक आते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक और थर्ड है मैकेनिकल। तो पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक को। इसके अंतर्गत फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन से बने हुए नॉन मेटेलिक केमिकल आते हैं। ठीक है, और आर्सेनिक, एंटीमनी, मरकरी, कॉपर, लीड, जिंक से बने हुए जो मेटेलिक केमिकल्स हैं, मतलब कि मेटेलिक केमिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड होता है ऑर्गेनिक। तो इस कैटेगरी में प्लांट से प्राप्त कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि अरंडी, क्रोटॉन, केलोट्रॉपिस और एलोएस आते हैं। ठीक है, और एनिमल के अंतर्गत स्नेक, इंसेक्ट के द्वारा काटना, ये भी एक टॉक्सिकेंट है क्योंकि उससे भी बॉडी को हार्म होता है। ठीक है, फिर थर्ड है मैकेनिकल। ग्लास पाउडर, डायमंड डस्ट, हेयर को मैकेनिकल इरिटेंट में रखा गया है। उसके बाद थर्ड इसका टाइप होता है सिस्टेमिक या फिर इसी को दैहिक या फिर शारीरिक भी बोला जाता है। सिस्टेमिक मतलब जिस जिस भी ऑर्गन पे ये टॉक्सिसिटी शो करेगा उसी को सिस्टेमिक टॉक्सिकेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए नर्वस सिस्टम। तो अगर नर्वस सिस्टम में अगर कोई केमिकल टॉक्सिकेंट दिखाता है तो उसे न्यूरोटॉक्सिकेंट कहा जाता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सेरिब्रल मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी आते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें सेरिब्रल। तो ब्रेन को नुकसान पहुंचाने वाले जो टॉक्सिकेंट हैं वो है अफीम, बार्बिट्यूरेट्स, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, धतूरा और भांग। ये सब ब्रेन को हार्म पहुंचाने वाले टॉक्सिकेंट होते हैं। ठीक है, फिर है स्पाइनल कॉर्ड। तो नक्स वोमिका, जेसेमियम, ये स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिकेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इसमें कार्डियोवैस्कुलर। तो अगर कोई केमिकल हार्ट में टॉक्सिसिटी शो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिकेंट। ठीक है, जैसे कि एकोनाइट, क्विनिन, ओलिएंडर, टोबैको, ये सब हार्ट को इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से कुछ केमिकल किडनी, हार्ट, लंग्स में भी टॉक्सिसिटी शो करता है।
ये केमिकल कोई भी ऑर्गन में टॉक्सिसिटी शो कर सकता है। ठीक है।